सो दिस इज़ चैप्टर 3 ऑफ NCERT पॉलिटिकल साइंस क्लास 6, जिसके चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। सो अब हम सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट का डेफिनीशन बता देती हूँ। गवर्नमेंट इज़ द सिस्टम और ग्रुप ऑफ पीपल विद द अथॉरिटी टू गवर्न अ कंट्री और अ स्टेट। तो गवर्नमेंट एक सिस्टम होता है या लोगों का एक ग्रुप होता है जिनके पास ये पावर होती है कि वो एक पॉलिटिकल यूनिट को गवर्न कर सके, चला सके, इसमें रूल्स बना सकें, डिसीजंस दे सकें कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हम एक रीडिंग करेंगे। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। These can be decisions about where to build roads and schools. तो हर कंट्री को ज़रूरत होती है गवर्नमेंट की टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। तो ये डिसीजंस हो सकते हैं हमें रोड्स कहाँ पे बनानी है, हमें स्कूल्स कहाँ पे बनाने हैं, हमें कब प्याज का किसी भी सब्ज़ी का नाम कब करना है, कब उन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, कब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बढ़ाना है, कब कम करना है। गवर्नमेंट बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पे भी एक्शंस लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे प्रोग्राम वो गरीब लोगों के लिए लाती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स लाती है वो, जैसे किसी के लिए भी प्रोग्राम्स, जैसे लड़कियों के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लाया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड एक प्रोग्राम था, मतलब गवर्नमेंट डिसीज़न ले सकती है कि हाँ हमें क्या करना है, मतलब कब क्या करना है। सो इट डज इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे हमारे पास गवर्नमेंट के पास पावर्स होते हैं, अथॉरिटी होती है, उनके पास उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद कंट्री। तो जो गवर्नमेंट होती है उनके पास जॉब होता है प्रोटेक्ट करने का अपनी कंट्री की बाउंड्रीज़ को, और वो अपने आसपास की कंट्री से पीसफुल रिलेशनशिप्स भी बना के रखें। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट सिटीजन्स हैव एनफ टू ईट। लोगों के पास काम भर का है ताकि वो खा सके, उनके पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। और जब भी नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं लाइक सुनामी, अर्थक्वेक, तो गवर्नमेंट बहुत सारे एड्स ऑर्गेनाइज करती है ताकि जो लोग उससे अफेक्ट हुए वो उनको ठीक किया जा सके या फिर लोगों की जान वहाँ पे जाके बचाई जा सके। तो इफ़ देयर इज़ डिस्प्यूट, कोई लड़ाई हो जाती है या किसी ने क्राइम कमिट किया है, तो आप उन्हें कोर्ट में फाइंड करते हैं। कोर्ट भी जो होते हैं, जो कोर्ट होते हैं वो भी गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं। कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करती है। देखो, एक ही लेवल पे गवर्नमेंट नहीं होती, मतलब एक ही कोई इंसान है या कुछ लोगों का ग्रुप है एक लेवल पे और वो पूरी कंट्री को गवर्न कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। तो अब हम लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, गवर्नमेंट के 3 लेवल्स हैं, ठीक है। एक गवर्नमेंट होती है हमारी नेशनल लेवल पे, दूसरी होती है हमारी, हाँ मैं पेन का कलर, दूसरी होती है हमारी स्टेट लेवल पे, एंड देन थर्ड होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। तो इनका अलग अलग काम भी होता है। जैसे कि नेशनल गवर्नमेंट का काम होता है टू लुक आफ्टर नेशनल इश्यूज, राइट। लाइक नेशनल इश्यूज हम ले लेते हैं डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, टैक्सेशन, मतलब गवर्नमेंट किस पे कितना टैक्स लगाती है वो भी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसाइड करना होता है, एक्सेट्रा।
अब स्टेट गवर्नमेंट हमारी डील करती है विथ स्टेट इश्यूज़, लाइक हमारी पुलिस कैसी होगी, कितने नंबर्स ऑफ पर्सनल्स हमें चाहिए होंगे, हमारी एजुकेशन कैसी होगी, एजुकेशन पॉलिसीज़ कैसी होंगी, एग्ज़ाम्स वगैरह कैसे होंगे। अब हम बात करेंगे हमारी लोकल गवर्नमेंट की। तो लोकल गवर्नमेंट लोकल अफेयर्स को मैनेज करती है, लाइक हमारी म्यूनिसिपैलिटी को देख लेते हैं। पंचायत कैसे हो रहे हैं। तो पहले क्या था ना कि गवर्नमेंट में 2 ही लेवल्स थे। तो जब हमारा ये 73rd और 74th अमेंडमेंट लाया गया था तो उसमें लोकल लेवल को भी ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये है हमारे 3 लेवल्स। अब हमें पढ़ना है अबाउट लॉज इन द गवर्नमेंट। तो द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। तो जो गवर्नमेंट होती है वो बनाती है कुछ लॉज, और जो भी लोग उस कंट्री में रह रहे हैं, मतलब लीगल रूप से जो उस कंट्री के सिटीजन से, जो मानते हैं कि हम इस कंट्री के सिटीजन हैं, तो उन्हें ये लॉज फॉलो करने होते हैं। तो जस्ट लाइक गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस, सिमिलरली इट हैज़ पावर टू इन्फोर्स इट डिसीजंस। तो जैसा गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो डिसीजंस ले सके, वैसे ही उनके पास पावर होता है कि वो उन डिसीजंस को लोगों पर इन्फोर्स भी कर सके, मतलब वो उनसे मनवा सके कि हाँ ये डिसीजंस है और ये आपको मानना है अगर आप इस कंट्री के सिटीज़न हैं तो अब हम गवर्नमेंट मतलब किस किस फॉर्म में गवर्नमेंट हमें देखी जाती है। तो हमें डेमोक्रेसी मिल जाती है, रिपब्लिक मिल जाती है, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, डिक्टेटरशिप। तो इस चैप्टर में हम मेनली 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हाँ 2 टाइप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है डेमोक्रेसी। तो हम सबसे पहले डेमोक्रेसी पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है, ये एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ठीक है। ग्रीक वर्ड से, जो ग्रीक वर्ड्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। डेमोस एंड क्रेटोस। तो जो डेमोस वर्ड है उसका मतलब है पीपल, जो वर्ड है क्रेटोस उसका मतलब है पावर। तो डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो लोगों के पास होती है, ठीक है। लोग इलेक्ट करते हैं कि उन्हें कौन सा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, कौन चाहिए जो उनके लिए डिसीजन ले सके। ये फैसला हमारा होता है। हम आप देखते हो कि जब इलेक्शंस होते हैं तो हमें वोट देना होता है, हम वोट देते हैं, हमें जो मर्जी जो पसंद आता है, जो लीडर हमें पसंद आता है कि ये हमारे लिए डिसीजंस लेगा, ये हमें इतने साल तक गवर्न करेगा, हमारे पर रूल करेगा, इसका डिसीजन हम लेते हैं, हम खुद लेते हैं, मतलब हमारे पास ये हक होता है। तो डेमोक्रेसी को हम हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र, ठीक है। तो डेमोक्रेसी हमारे देखो डेमोक्रेसी के भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप विच इज़ डायरेक्ट, एंड सेकंड टाइप विच इज़ इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं लॉ मेकिंग में, लोग लॉज को बनाते हैं। एंड इनडायरेक्ट में होता है जैसा कि हमारे इंडिया में देखा जाता है कि लोग डायरेक्टली लॉज नहीं बनाते हैं, लोग अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करते हैं जो उनके लिए लॉज बनाएगा। वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लॉ मेकिंग में, वो इनडायरेक्टली अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं। तो मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि होता क्या है। तो डायरेक्ट में हम लिख लेते हैं लॉ मेकिंग होती है डायरेक्ट में, मतलब डायरेक्टली लॉ मेकिंग होती है, लेकिन इनडायरेक्ट में हम वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, तो इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है।
अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के बारे में, जो कि है मोनार्की। मोनार्की को हम हिंदी में कहते हैं राजतंत्र, मतलब रूल बाय क्वीन और किंग। रूल बाय क्वीन और किंग, ठीक है। तो इसमें जो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेड ऑफ गवर्नमेंट। जैसे किंग है, उसके बाद जो अगला किंग आएगा, मतलब हेरिडिटरी तरीके से इसमें रूलिंग होती है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सो टाइप्स, आई एम न्यू टू दिस, सो मेरे से लाइंस वगैरह उतनी अच्छी नहीं बनती, सो मैनेज कर लेंगे। एब्सोल्यूट, कॉन्स्टिट्यूशनल। तो एब्सोल्यूटली में क्या होता है कि जो किंग होता है उनके पास कोई पावर नहीं होती, और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि उनके पास क्या क्या पावर होनी चाहिए। तो ये थे दो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जिसको हमें पढ़ना था। अब हम बात करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इन विच द सिटीजन्स डेलीगेट अथॉरिटी टू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये एक डेमोक्रेसी होती है जिसमें जो लोग होते हैं वो अथॉरिटी यानी पावर देते हैं अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, यानी जिससे भी उन्होंने इलेक्ट किया है वो लॉ मेकिंग करने का। तो अब हम बात करेंगे कि वोटिंग राइट इंडिया में कब दिया गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लिख लेना। 1950 में वोटिंग राइट दिया गया था। और क्या होता है ना कि किसी किसी कंट्रीज़ में, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ में आप देखोगे कि वोटिंग राइट ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मिलता है। पहले रिच लोगों को मिलता है, फिर मेंस को मिलता है, फिर उसके बाद कुछ स्ट्रगल करने के बाद वुमेंस को भी मिल जाता है। बट इंडिया में 1950 में वोटिंग राइट दिया गया था, और 1950 में ही वोटिंग राइट सबको दे दिया गया था। वोटिंग राइट टू एवरीवन इन इंडिया। नाउ मूविंग टू द चैप्टर, तो हमने पढ़ लिया था व्हाट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये हमने लेवल्स पढ़े थे, लेवल्स की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, और हमने ये पढ़ा था कि लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कब लाया गया था। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में ये लाया गया था। ओके, तो आपको कमेंट करके बताना है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट कब हुआ था। अब हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट लॉज बनाते हैं, यहाँ पे हमने फॉर्म्स भी पढ़ लिए हैं जिसमें मोनार्की के बारे में लिखा हुआ है और डेमोक्रेसी के बारे में लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट, द मोनार्क, किंग और क्वीन, यानी मोनार्क जो होता है, मोनार्की में एक मोनार्क का रूल होता है। जो मोनार्क होते हैं वो किंग होते हैं या क्वीन होते हैं, उनके पास पावर होती है कि वो डिसीज़न ले सकें और वो गवर्नमेंट को बनाएं। तो मोनार्की में स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जो डिस्कस करेंगे और फाइनेंशियल डिसीज़न लेंगे। जैसे कि डेमोक्रेसी में होता है ना कि किंग और क्वीन को डेमोक्रेसी में होता है कि गवर्नमेंट को अपने डिसीज़न एक्सप्लेन करने होते हैं लोगों को कि हाँ हमने ये क्यों डिसीज़न लिया। अगर नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो 5 साल बाद वो उनको हटा ही देंगे ना, या फिर सरकारें भी आपने सुना होगा सरकारें भी गिर जाती हैं। तो लोगों के पास राइट होता है तो अपना गवर्नमेंट बनाने का, तो उनके पास राइट है कि वो उनसे गवर्नमेंट से पूछ सकें कि आपने ये डिसीज़न क्यों लिया हमारे लिए। बट किंग, ऐसा मोनार्की में देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। किंग और क्वीन को ये एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि उन्होंने ये पर्टिकुलर डिसीज़न क्यों लिया। तो हमने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा।
तो हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, हम एक बार फिर से इसकी रीडिंग कर लेते हैं। तो इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेसी है एंड ये बहुत ही लंबे और इवेंटफुल स्ट्रगल का रिज़ल्ट है इंडियन लोगों के द्वारा। मतलब बहुत सारे ऐसे भी अलग अलग प्लेसेस हैं वर्ल्ड में जिसमें लोगों ने स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसी को पाने के लिए। तो डेमोक्रेसी मतलब मैंने बताया था लोकतंत्र, जहाँ पे लोगों का राज होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं। आपको डेमोक्रेसी का मेन फीचर पता होगा, जो कि ये है कि पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। लोगों के पास पावर होता है कि वो अपने लीडर्स को खुद से इलेक्ट कर सकें। इन द सेंस डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा रूल है। तो बेसिक आइडिया ये है कि पीपल खुद से रूल करते हैं और खुद से ये रूल को बनाते हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो हमारे टाइम पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसे बोला जाता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जिसमें सिटीजन्स डेलीगेट करते हैं पावर, यानी देते हैं पावर को उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, ताकि वो उन्हें गवर्न कर सकें। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी वो मैंने पढ़ ली एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।